हेलो स्टूडेंट, वेलकम इनटू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस वीडियो में हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड P&L के बारे में। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम लाभ हानि खाता बोलते हैं, एकीकृत। ठीक है, तो लाभ हानि खाते को एकीकृत करने के लिए आपको क्या करना पड़ सकता है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एकीकृत लाभ हानि का विवरण समूह के लाभ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो एकीकृत लाभ हानि विवरण है, जो एकीकृत P&L बनता है दोनों का, कंसोलिडेटेड, ठीक है, होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडी कंपनी का, वो क्या करता है? समूह के लाभ को प्रदर्शित करता है, जिससे अंशधारी कंपनी के लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पूरी ओवरऑल कंपनी का जो ग्रुप होता है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आय की मदों के अलावा सहायक और सूत्रधारी कंपनी के खातों में हानि और खर्चों को भी अलग एवं सामूहिक रूप से दिखाया जाता है। अलग भी दिखाते हैं और सामूहिक रूप से भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो होल्डिंग कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी, और एक कौन सी होती है? सब्सिडी कंपनी, तो इनके अपने अपने इंडिविजुअल P&L भी प्रॉफिट एंड लॉस भी बताए जाते हैं और इनका कंबाइंड प्रॉफिट और लॉस भी इसके अंदर बताया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कि इनका जो ये कंसोलिडेटेड P&L है वो कैसे बनाया जाता है, तो उसकी क्या प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस अभी हम देखते हैं। प्रोसेस में देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे फर्स्ट नंबर काम आपको करना है अंतः कंपनी क्रय विक्रय को एक दूसरे में से हटा देना चाहिए। ठीक है, अंतः कंपनी क्रय विक्रय को मतलब क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी ने अगर सब्सिडी कंपनी को गुड सेल किया है या फिर सब्सिडी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को गुड सेल किया है, तो एक दूसरे के जो सेल्स और परचेज हैं, ठीक है, जिन्हें हम इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस भी कह सकते हैं, तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना है? हटा देना है। ठीक है, जैसे कि सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी से 2 लाख रुपए का माल खरीदती है। ठीक है, अगर सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी से 2 लाख रुपीस का जो गुड्स है वो परचेज करती है, तो सहायक कंपनी के क्रय में तथा सूत्रधारी, इसको सूत्रधारी लिख देते हैं, सूत्रधारी कंपनी के विक्रय में से 2 लाख रुपए की राशि को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक ने दूसरे से परचेज किया है तो उसके तो परचेज में होगा और एक कंपनी के सेल्स में होगा, तो इन दोनों को क्या करना है? हटा देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट काम क्या करना है? सेकेंड नंबर, सेकेंड करना है अंतर कंपनी खर्चे एवं आय भी एकीकृत लाभ हानि विवरण में से हटा दी जानी चाहिए। अब एक कंपनी दूसरी कंपनी के लिए कोई एक्सपेंसेस करती है या दूसरी कंपनी से कोई इनकम अर्न करती है, तो वो एक दूसरे के अंदर जो एक दूसरे की इनकम होती है, आपस में जो इनकम वो एक दूसरे से कर रहे हैं या एक दूसरे के लिए एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो उसको भी हमें क्या करना होता है? हटाना होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। यदि अंतिम स्टॉक में न वसूल हुआ लाभ शामिल है तो इसके लिए एकीकृत लाभ हानि विवरण को डेबिट करके स्टॉक संचय खाते को क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक कोई बचा हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या है? इंक्लूड है, तो उसको क्या करना है? एकीकृत जो P&L है उसको डेबिट करना है और स्टॉक रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट होगा आपके डेबिट, ठीक है, और जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, वो आपके क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला हुआ है कि सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी से
अथवा सहायक कंपनी द्वारा सूत्रधारी कंपनी से प्राप्त ऋण पत्र एवं ऋण पत्रों पर ब्याज और लाभांश की प्राप्ति की राशि को एकीकृत लाभ हानि का विवरण बनाते समय अंततः कंपनी व्यवहार मानकर दोनों तरफ से हटा देना चाहिए। ठीक है, अगर देखो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी से या फिर सब्सिडी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी से कोई डिबेंचर या डिबेंचर पर इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव किया है, तो जब आप बना रहे हो कंसोलिडेटेड पीएनएल तो उस समय इनको क्या मानना है, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन मानना है और इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन मानते हुए उसको हटा देना है। ठीक है, और लाभांश और ऋण पत्रों के ब्याज पर लगे कर का कोई समायोजन नहीं होगा। जो टैक्स होता है किस पे लगता है, डिविडेंड पे या फिर इंटरेस्ट पे लगता है, तो उस टैक्स का आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, यदि सहायक कंपनी द्वारा लाभांश प्रस्तावित किया गया है और सूत्रधारी कंपनी में प्रस्तावित लाभांश में से अपने हिस्से को लाभ हानि के विवरण में क्रेडिट कर दिया है, तो एकीकृत लाभ हानि का विवरण बनाते समय सहायक कंपनी के प्रस्तावित लाभांश को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तथा सूत्रधारी कंपनी द्वारा क्रेडिट किए गए प्रस्तावित लाभांश को भी हटा दिया जाएगा। अब देखो ये कंडीशन क्या है कि अगर सब्सिडी कंपनी ने कोई डिविडेंड क्या किया है, प्रपोज किया है। ठीक है, अगर डिविडेंड को क्या किया है, प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित का मतलब क्या होगा, प्रपोज्ड किया है। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड उसने तो प्रपोज किया है, लेकिन जो होल्डिंग कंपनी है उसने इस प्रपोज डिविडेंड को अपने पीएनएल के अंदर क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो आप जब कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाओगे तो कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते समय इस प्रपोज डिविडेंड को, ये जो आपका प्रपोज डिविडेंड था, इस प्रपोज डिविडेंड को क्या करोगे, समाप्त कर दोगे, मतलब हटा दोगे, कैंसिल कर दोगे। ठीक है, क्योंकि अब इनका कंसोलिडेटेड बन रहा है, तो फिर अगर एक दूसरे ने एक दूसरे को क्या किया है, प्रपोज डिविडेंड किया है, ठीक है, तो उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर देखो होल्डिंग कंपनी जो है सूत्रधारी कंपनी द्वारा क्रेडिट किए गए प्रस्तावित लाभांश को भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर होल्डिंग कंपनी ने भी डिविडेंड को क्या कर दिया हो, उसको अपने क्रेडिट में लिखा हुआ हो, तो उसको भी हटाना है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि प्रस्तावित लाभांश में अल्पमत अंशधारियों का हिस्सा उनके हित की राशि में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगर प्रपोज डिविडेंड में अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर का कोई इंटरेस्ट हो तो उसको उनके इंटरेस्ट की अमाउंट में क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, यदि सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी के प्रस्तावित लाभांश में अपने हिस्से से लाभ हानि के विवरण को क्रेडिट नहीं किया गया है, तो एकीकृत लाभ हानि का विवरण बनाते समय सहायक कंपनी के प्रस्तावित लाभांश को हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि अगर होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडी कंपनी है उसके प्रपोज डिविडेंड में उसका खुद का जो शेयर है होल्डिंग कंपनी का, उसको अगर पीएनएल में क्रेडिट नहीं किया है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, अपन कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते समय जो सब्सिडी कंपनी है, सब्सिडी कंपनी के प्रपोज डिविडेंड में से उसको हटा देना है। ठीक है, और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, अल्पमत अंशधारी के हित को गणना प्रस्तावित लाभांश से पूर्व लाभ के आधार पर करनी है। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट की हम कैलकुलेशन करते हैं वो आपको प्रपोज डिविडेंड से पहले वाले प्रॉफिट के हिसाब से करनी है। ठीक है, तो देखो अब ये थोड़ा सा प्रोसीजर है, हमें लग रहा है कि टफ है, लेकिन एक एक पॉइंट को कैसे एडजस्ट करना है वो हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड जो होते हैं, देखो क्या होता है, आप एक बार इसको समझ सकते हैं ऐसे कि जो एक सब्सिडी कंपनी थी, ठीक है, इस सब्सिडी कंपनी ने क्या किया है, प्रपोज किया है। क्या प्रपोज किया है, इसने प्रपोज किया है डिविडेंड। ठीक है, इसने प्रपोज किया है डिविडेंड
तो वो जो डिविडेंड होगा उस डिविडेंड में शेयर होगा, ठीक है। किसका शेयर होगा? उसमें शेयर होगा शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, उसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर होगा, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी क्या करेगी? उसको अपने पीएनएल के अंदर क्या करेगी? क्रेडिट कर देगी, ठीक है। उसको अपने पीएनएल में क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी। अपने पीएनएल में क्रेडिट करेगी, ठीक है। तो वो क्या करना है कि जो प्रपोज डिविडेंड है उसको होल्डिंग कंपनी के पीएनएल में जो क्रेडिट किया है उसको हटा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते समय जो ये प्रपोज डिविडेंड है इसको ही पूरा क्या कर देना है? कैंसिल कर देना है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। और फिर बात करें कि इसी प्रपोज डिविडेंड में देखो क्या होता है कि जो सब्सिडी कंपनी होती है ना, सब्सिडी कंपनी के अंदर होल्डिंग कंपनी भी शेयर लेती है, ठीक है। और बाहर वाले जो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहते हैं। माइनॉरिटी शेयर होल्डर क्यों कहते हैं इनको? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो होल्डिंग कंपनी होती है वो सब्सिडी कंपनी की कैपिटल का 50% से ज़्यादा शेयर अपने पास में रख लेती है, ठीक है। तो बाकी बचे हुए जो शेयर होते हैं वो बाहर वाले लोग लेते हैं, तो उन्हें हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहते हैं, मतलब अल्पमंत अंशधारी कहते हैं। तो उस प्रपोज डिविडेंड में इन दो लोगों का हिस्सा होता है, एक तो होल्डिंग कंपनी का होता है और एक सब्सिडी कंपनी का होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी का अगर कोई शेयर है तो उसे हमें कैंसिल कर लेना है, प्रपोज डिविडेंड को भी कैंसिल कर लेना है। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो इसमें आपको प्रपोज डिविडेंड को क्या करना है? ऐड करना है। बस ये बातें यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 5 के अंदर बताई हुई है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आएगा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है? अब पॉइंट नंबर 6 देखिए, पॉइंट नंबर 6 है कि यदि सहायक कंपनी द्वारा, सहायक कंपनी मीन्स सब्सिडी कंपनी, ठीक है, सहायक कंपनी द्वारा निर्गमित पूर्वाधिकार अंश बाह्य व्यक्तियों द्वारा भारित है, बाह्य व्यक्तियों द्वारा भारित है, तो सहायक कंपनी को लाभ होने की स्थिति में इन पर बकाया लाभांश की राशि को अल्पमत अंशधारियों के हित की गणना में शामिल किया जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि सहायक कंपनी मीन्स सब्सिडी कंपनी द्वारा निर्गमित पूर्वाधिकार अंश, निर्गमित पूर्वाधिकार अंश मतलब यहाँ पे बात हो रही है प्रेफरेंस कैपिटल की, ठीक है, प्रेफरेंस कैपिटल की, प्रेफरेंस कैपिटल की यहाँ पे बात हो रही है। तो वो बाह्य व्यक्तियों द्वारा भारित, मतलब वो बाहर वाले लोगों ने भी अगर उसको खरीद रखा है तो सहायक कंपनी को अगर इस कंडीशन में प्रॉफिट होता है तो इन पर जो भी डिविडेंड की राशि आउटस्टैंडिंग है उसको हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में ऐड करेंगे, ठीक है। जो हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट निकालते हैं ना, उसके अंदर हम क्या करेंगे? इस आउटस्टैंडिंग डिविडेंड को भी ऐड करेंगे। इसको हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट कहते हैं, तो उसमें हम ऐड करेंगे जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 क्या है? अंश अधिग्रहण की तिथि से पूर्व, ठीक है। अंश अधिग्रहण का मतलब है कि शेयर एक्वायर करने की जो डेट है उससे पहले जो आपकी सहायक कंपनी है, मतलब कि क्या है, सब्सिडी कंपनी है, के लाभों में सूत्रधारी कंपनी के हिस्से को राशि से एकीकृत लाभ हानि के विवरण को डेबिट करके पूंजीगत संचय या ख्याति को क्रेडिट कर देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो शेयर एक्वायर करती है होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के, ठीक है, तो उसके जो प्रॉफिट होते हैं उसमें क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी का भी क्या होता है? शेयर होता है,
ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी का जो शेयर होता है उसको कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते समय क्या कर देना चाहिए, डेबिट कर देना चाहिए, ठीक है। और जो कैपिटल रिजर्व या फिर जो गुडविल आती है उसको क्या कर देना चाहिए, क्रेडिट कर देना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 है कि अल्पमत अंशधारियों का हिस्सा, ठीक है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं उनका जो हिस्सा है वो निम्न प्रकार निर्धारित किया जाएगा। तो उनका हिस्सा कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा। पहला क्या है, पिछले वर्ष से लाए गए शेष में आनुपातिक हिस्सा, जो पिछले वर्ष का प्रॉफिट होता है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, उसमें उनका जो है आनुपातिक हिस्सा निकाला जाता है। फिर सेकेंड बात करते हैं लाभांश अथवा संचयों के स्थानांतरण से पूर्व चालू वर्ष के लाभों में आनुपातिक हिस्सा, ठीक है। तो जो भी डिविडेंड और रिजर्व है उनको ट्रांसफ़र करने से पहले जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर का क्या होता है, हिस्सा होता है। फिर संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास संबंधी समायोजन, तो जो हम असेट्स रिवैल्यूड करते हैं तो उसमें जो डेप्रिसिएशन होता है उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी हमें करनी होती है, ठीक है। फिर लास्ट क्या करना है, अंतः कंपनी लाभांश या अधिमान अंशों पर लाभांश का समायोजन करना है। तो इंटर कंपनी जो डिविडेंड है एक दूसरे के अंदर और जो प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड है उसका भी हमें क्या करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या बनता है, ये पूरा कंसोलिडेटेड पीएनएल बनता है, जो कि हमने 8 पॉइंट इसके पढ़े हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट था, फिर पॉइंट नंबर सेकेंड था, फिर पॉइंट नंबर आपके था थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8, ठीक है। तो ये था आपके कंसोलिडेटेड पीएनएल। बाकी जो टॉपिक